चुके हैं। युवा सांसद के प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वे स्थान ग्रहण करें। कपोटा, श्रीमती दिव्या भारद्वाज, प्राचार्य आर्मी पब्लिक स्कूल, हमारे विद्यालय के प्राचार्य श्री एस.के. तिवारी जी, बाहर से आए अन्य अतिथिगण, शिक्षक साथी एवं प्यारे बच्चों, आप सभी का पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय नाहन के प्रांगण में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम सभी का संसद औपचारिक रूप से आरंभ हो, इससे पूर्व मैं प्राचार्य श्री एस.के. तिवारी जी से अनुरोध करती हूँ कि वे हमारी अतिथियों को पुष्पगुच्छ प्रदान कर स्वागत करें। एक बेहतर लोकतांत्रिक व्यवस्था और देश सौंपें, अपने बच्चों की समस्त लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की बेहतर समझदारी विकसित करें, उनमें संसदीय बहसों, फैसलों और जन सरकारों से जुड़े मुद्दों की समझ पैदा कर सके। इस उद्देश्य से देश भर के स्कूलों में लंबे समय से युवा संसद का आयोजन होता रहा है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। मैं ये बताना चाहूँगी कि इस प्रतियोगिता के हमारे जो जजेस होंगे, माननीय राजेश त्रेहान जी और सुश्री दिव्या भारद्वाज जी, मैं ललिता शर्मा जी से अनुरोध करती हूँ कि वो जजेस को फायदे प्रदान कर युवा सांसद आरंभ करने की अनुमति। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसदों, युवा संसद के इस मॉनसून सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नए सदस्य सचिव महोदय सुश्री आयुषी, जो हिमाचल प्रदेश के शिमला संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुई हैं, अब वे शपथ ग्रहण करेंगे। हिंदी में श्रीमान सुश्री आयुषी, जो युवा संसद की लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी, देश की प्रभुसत्ता और एकता बनाए रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी।
के जोरहाट संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं, अब वे शपथ ग्रहण करेंगे। महोदय, आप कौन सी भाषा में शपथ ग्रहण करेंगे? अंग्रेजी में श्रीमान। I, Devan Sharma, having been elected as a member of lower house of the Youth Parliament, do swear in the name of the God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will मैं श्री अशोक कुमार जी के निधन की सूचना दे रही हूँ। वे आगरा के सक्रिय सांसद और प्रभावी वक्ता थे। वे सदन की कार्यवाही में हमेशा रुचि लेते थे। उन्होंने गरीबों के कल्याण के लिए अनेक कार्य किए। उनका निधन 45 वर्ष की आयु में 10 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में हुआ। मैं उनके और उनके परिवार के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करती हूँ। जी को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। वे समाज के प्रति श्रद्धा एवं लगन से समर्पित थे। उनके प्रभावी चरित्र से सभी में नई ऊर्जा का संचार होता था। इसी के साथ मैं पुनः श्री अशोक कुमार जी को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। अध्यक्ष महोदया, मैं आपके व अन्य नेताओं द्वारा दी गई श्रद्धांजलि में स्वयं को संयोजित करता हूँ। श्री अशोक कुमार हमारी कार्यकारिणी के बड़े अहम नेता थे। उनके निधन से हमने एक कुशल राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता को खो दिया है। उनका निधन मेरी व्यक्तिगत क्षति है। मैं एक बार फिर भारी मन के साथ उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। Sit down, please. मैं आपके माध्यम से मंत्रिमंडल के नए सदस्यों का परिचय करवाना चाहती हूँ। श्री नमन, भारी उद्योग मंत्री। विभोर, पर्यटन राज्य मंत्री। अब प्रश्नकाल आरंभ होता है। माननीय करेंगे कि भारत में कितनी प्रतिशत महिलाएं उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही है तथा सरकार ने इस संदर्भ में क्या नई योजनाएं या प्रावधान सुनिश्चित किए हैं। In reference to the first part of your question, the number of women students enrolling for higher education in India has shot up. The number of women students enrolling for higher education, which was less than 10% of the total enrollment on the eve of independence, has risen to 44.4% in Goa, with 61.2% leading in terms of women enrollment, followed by Kerala 56.8. सच्चाई हमें भी पता है। फाइलों से बाहर आइए मैडम, आपके आगे कुछ और बता रहे हैं पर सच्चाई कुछ और है। अपने विपक्षी साथियों का ध्यान एक और सच्ची घटना पर आकर्षित करना चाहती हूँ, जहाँ पहले मैं अगर पूर्वोत्तर की किसी महिला से या किसी नौजवान से मिलती थी तो उनका यही कथन होता था कि भारत सरकार, अरे वो तो हमें कब का भुला चुके हैं, क्योंकि उनके पास ना तो रोजगार था और ना ही उच्च शिक्षा। परंतु आज पूर्वोत्तर के राज्य मेघालय का वुमेन एनरोलमेंट रेशियो 51.8% है, जो यह दर्शाता है कि हमारी सरकार द्वारा तय की गई नीतियां कारगर साबित हो रही है। शिक्षा मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के क्या लाभ है और यह पुरानी शिक्षा नीति से कैसे बेहतर है। स्पीकर मैम, मैं आपके माध्यम से सदन को सूचित करना चाहती हूँ कि एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन
संख्या 102 सुश्री पल्लवी एमिनेंट हिंदी डेली recently reported the gift of fertilizer to the group. शादी में खाद की बोरी दी गई by his in-laws in Haryana. Will the Minister of Agriculture be pleased to state availability of fertilizers in Haryana for Rabi crop season 2024-2025? Honorable Minister of Agriculture 2024-25 की रबी फसल के लिए खाद की उपलब्धता की स्थिति कुछ इस प्रकार है। यूरिया की मांग 17,196 मीट्रिक टन तथा उपलब्धता 18,280 मीट्रिक टन। डीएपी की मांग 4,726 तथा उपलब्धता 5,132 मीट्रिक टन। ये आंकड़े दर्शा रहे हैं कि इस तरह की कमी का कोई प्रश्न नहीं उठता। About the benefits of United Pension Scheme, the government had declared recently. The House wants to know the key features of United Pension Scheme. I want to tell the House about the key features and the benefits of United Pension Scheme. I want to state that the government has launched the scheme with the consultates with the prominent economists of the country. Ma'am, the key features of the scheme is: first, assured pension amount equal to 50% of the average basic pay over the previous 12 months before the retirement for employees with at least 25 years of service. Second, assured pension of 60% of pension immediately before the retires or demise will be given to his or her spouse. Third, United Pension Scheme offers health insurance to both full-time and part-time employed for over 25 years. महोदया, पिछली पेंशन स्कीम में कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी का 10% कंट्रीब्यूट करना होता है और सरकार 10% कंट्रीब्यूट करती है, जबकि यह स्कीम में कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का 10% कंट्रीब्यूट करेगा, लेकिन सरकार 14% कंट्रीब्यूट करेगी और उसमें महंगाई भत्ता भी शामिल है। महोदया, मेरे ख्याल से विपक्ष को नई परिस्थितियों के अनुसार नई योजना को स्वीकार करना आना चाहिए और देश को मजबूत बनाने में सरकार का सहयोग करना चाहिए। प्रश्न संख्या 104 सुश्री इशिता। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री इस तथ्य से अवगत है कि प्याज के मूल्य में बेतहाशा वृद्धि हो रही है तथा प्याज का मूल्य 80 से 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुका है? यदि हाँ, तो सरकार प्याज की इस मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए क्या उपाय कर रही है? क्या सरकार प्याज के निर्यात पर रोक लगाने का विचार कर रही है? प्याज के मूल्य में हो रही वृद्धि की जानकारी सरकार को है और प्याज की कीमतों को नियंत्रण करने के लिए सरकार कई तरह के उपाय कर रही है। पहला, राज्य सरकार के सहयोग से जमाखोरों के खिलाफ लगातार छापों की कार्रवाई जारी है, जिससे प्याज की आपूर्ति बढ़ाई जा सके। दूसरा, दिल्ली सरकार ने आगे बढ़कर सरकारी स्टॉलों पर प्याज बेचने का निर्णय किया है। तीसरा, सरकार पाकिस्तान और चीन से प्याज के आयात पर विचार कर रही है। हाय महोदय, आप हमें पाकिस्तान और चीन हमारे दुश्मनों के प्याज खिलाओगे? महोदया, चीन और पाकिस्तान तो हमारे पड़ोसी देश हैं और राजनीति में कोई भी दुश्मन स्थायी नहीं होता। अध्यक्ष महोदया, मैं अपने विपक्षी साथी और समस्त सदन को यह भी सूचित करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र एवं देश के अन्य भागों में इस वर्ष प्याज की बम्पर पैदावार होने की संभावना है, जिसके परिणाम स्वरूप आने वाले 3-4 महीनों में प्याज की कीमतों में तेजी से कमी आएगी। महोदया, सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी है। धन्यवाद महोदया, मुझे बस इतना ही कहना है। स्पीकर मैम, देखकर 2 पंक्तियां आ रही है। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं सुना सकता हूँ?
Yes, please. महंगाई को देखकर दुख में सटल समाज, निर्बल जन जीना कठिन, कैसे साधे काज, कैसे साधे काज, कहां से लाए राशन, महंगी भई प्याज, पकेगा कैसे सालन। महोदया, मैं अपने मित्र खाद्य आपूर्ति मंत्री को अच्छे से जानता हूँ कि वह प्याज के दाम को कम करने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। That's all respected man. प्रश्न संख्या 105 श्री नमन के माध्यम से माननीय खेल मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि हाल ही में संपन्न हुए ओलंपिक खेलों में तमाम छोटे छोटे देशों की तुलना में हमारे देश की भागीदारी और प्रदर्शन कम क्यों रहा। शहरों में कोचिंग सेंटरों की तो बहार है, परंतु खेल सुविधा का अभाव क्यों? इस बारे में सरकार क्या कर रही है? ऑनरेबल स्पीकर मैम, मैं आपके माध्यम से अपने काबिल मित्र को यह बताना चाहता हूं कि पिछले सालों की तुलना में हमारा प्रदर्शन बुरा नहीं रहा है। विपक्ष हमारे ऊपर उंगली उठाने से पहले जरा अपने गिरेबान में झांकने का कष्ट करे। महोदय, जो बोया वही तो मिलेगा। फिर ओलंपिक को ध्यान में रखकर हमने कुछ खास खेलों पर फोकस किया। कुश्ती, शूटिंग और जैवलिन थ्रो में हमारा प्रदर्शन विश्व स्तरीय रहा है। दूसरा, ओलंपिक को ध्यान में रखकर हमारी सरकार ने TOP यानी टारगेट ऑफ ओलंपिक्स के अंतर्गत स्कूल तथा यूनिवर्सिटी स्तर पर फिट इंडिया और खेलो इंडिया जैसे कार्यक्रम अपनाए हैं। खेलो इंडिया में प्रथम आने पर 8,000, द्वितीय आने पर 7,000 और तीसरा स्थान आने पर महोदय 5,000 रुपए दिए जाते हैं। तीसरा, हमारी सरकार तमाम खेल अकादमियों का निर्माण कर रही है और इसके लिए निजी संस्थाओं को भी सब्सिडी दी जा रही है महोदय। चौथा, हमारी सरकार ने दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए पैरा ओलंपिक्स और स्पेशल भारत ओलंपिक्स आदि के खेलों की तैयारी पर बहुत पैसा खर्च किया है और इसका परिणाम दिखने लगा है। इस वर्ष पैरा ओलंपिक्स में हमारे देश का प्रदर्शन खूब शानदार रहा। हमारे खिलाड़ियों ने गोल्ड हासिल किया महोदय, गोल्ड। मुझे केवल इतना ही कहना था। धन्यवाद महोदय। 106 सुश्री शिवानी चाहती हूँ कि सरकार लगातार हो रहे पर्यावरण विनाश को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है। पिछले कुछ वर्ष देश के जंगल भयानक रूप से काटे जा रहे हैं। सड़कों के चौड़ीकरण के नाम पर या विकास के नाम पर सरकार नई नई सड़कें बना रही है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में सरकार डैम्स पर डैम्स बनाती जा रही है, जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बाढ़, लैंडस्लाइड और बादल फटने का कारण बना हुआ है। हर साल अरबों रुपए की संपत्ति और सैकड़ों लोग काल की घट में समा रहे हैं। सरकार इस महाविनाश को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है? मैं आपके माध्यम से अपने विपक्षी साथी को यह बताना चाहती हूँ कि पर्यावरण संकट सिर्फ भारत की समस्या नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया इससे जूझ रही है। और जहाँ तक सड़कों के चौड़ीकरण का मसला है, वहाँ तो समय की मांग है। देश के समग्र विकास और ग्लोबलाइजेशन के समय में देश की अर्थव्यवस्था से कंपटीशन बनाने के लिए ऐसा करना भी पड़ेगा। महोदया, मैं बताना चाहती हूँ कि सरकार का यह प्रयास रहता है कि जितने पेड़ काटे जाए उससे कई ज्यादा पेड़ लगाए जाए। और जहाँ तक बढ़ते बांधों का प्रश्न है, शहरीकरण और औद्योगिकरण की बढ़ती मांगों के मद्देनजर बांध और बहुउद्देशीय योजनाएं तो बनानी ही पड़ेगी। महोदया, यह भी समय की मांग है। समाप्त होता है। Honorable members, I have to make an announcement on my behalf and on behalf of the honorable members of the House. I have great pleasure in extending a warm welcome to a delegation from Denmark who are on a visit
to India as our honored guest. Miss Julia Edinburgh, I invite Miss Kamakshi to call the attention of the Minister of Information and Broadcasting to the unprecedented resignation by the member of Central Board of Film Certification, oathing bureaucratic interference, corruption and coercion. Miss Kamakshi, I would like to call the attention of the Minister of Information and Broadcasting to a dramatic development in which Central Board of Film Certification Chief and 8 other members quit citing political interference. The Chief has stated total interference on every film, big and small. In the present instance, the Chief has alleged pressure on a religious group on a film by a religious leader. The Constitution of India guarantees freedom of speech and expression under Article 91A, and the board is an autonomous statutory body incorporated under the law made by the Parliament. Then why is its fundamental rights are violated by any kind of political pressure and alleged coercion? Honorable Minister of Information and Broadcasting. No interference in board functioning by the government. I request the members to approach the government with concrete evidence of political interference. Bill to be introduced by Mr. Aditya, State Sports Minister. धूप में निकलो, घटाओं में नहाकर देखो, जिंदगी क्या है, किताबों को हटाकर देखो। Honorable Speaker Ma'am, I have great pleasure and privilege to take up consideration on the National Sports Development Bill 2024. This will be a milestone and a new chapter in the history of sports and games. Very purpose of this bill is to provide for development of sports in India, coordination of national teams for participation in international events, fair and transparent functioning of autonomous sports bodies and welfare measures for sports persons, promote ethical practices in sports including elimination of doping practices, fraud of age and sexual harassment of women in sports, to constitute and establish a sports dispute settlement and appellate tribunal to hear appeals and adjudicate disputes relating to sports and matters connected therewith or incidental thereto. Salient features and provisions of this bill are: first, the central government may, by rules, provide for such measures as may be necessary for promotion and development of sports and welfare of sports persons, including elimination of unethical practices in sports. Second, the National Olympic Committee and the National Sports India in international federations shall comply with provisions of this act while individual athletes who represent India in international athlete competitions, without prejudice to the generality of the provisions contained in subsection, the Sport Authority of India shall perform in different events and competitions. Speaker Ma'am, I am confident that all the honorable members of this House, irrespective of party affiliation, will welcome the bill wholeheartedly. अविश्वास प्रस्ताव परिषद में अपने विश्वास का अभाव प्रकट करता है। मैं इसे सदन में पेश करने की अनुमति चाहती हूँ। प्रश्न यह है, यह सदन मंत्री परिषद में अपने विश्वास का अभाव प्रकट करता है। जो इसके विपक्ष में है वे कृपया ना कहें। हाँ, मैं समझती हूँ कि हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, अतः अनुमति दी जाए। श्री वैभव। माननीय अध्यक्ष महोदया, यह ठीक है कि जनता ने सरकार को 5 वर्ष के लिए चुना है, लेकिन अभी तो 2 वर्ष नहीं हुए हैं और इस सरकार ने यह साबित कर दिया है
कि यह जनता का सम्मान करने में नाकाम है। एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हमारे पास अविश्वास प्रस्ताव के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं था। इस सरकार के कार्यकाल में महंगाई आसमान छूने लगी है, देश की सीमाओं पर खतरा मंडराने लगा है और विदेशी ऋण, अरे वो तो महोदय ऐसा लगता है मानो सामने स्वयं सुरसा मुंह खोले खड़ी हो। और अब मैं इनसे प्रश्न करना चाहता हूँ कि कहाँ है इनकी सरकार, कहाँ व्यस्त है इनका मंत्रिमंडल। मैं बताता हूँ महोदय आपको इनके बारे में, मैं बताता हूँ। हमारे माननीय वित्त मंत्री, जिन्हें यहाँ पता ही नहीं चल रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर कैसे लाया जाए। शेम शेम। हमारे काबिल रक्षा मंत्री, ये तो अखबार की सुर्खियों में ही रहते हैं। और हमारे विदेश मंत्री, ये तो विदेशों की सैर में व्यस्त हैं। तो अब हम ऐसी सरकार के कामों का आकलन कैसे कर सकते हैं जो जमीनी कामों से कोसों दूर है। मुझे प्रधानमंत्री जी से वास्तव में सहानुभूति है, क्योंकि इनका अधिकतर समय तो इनके मंत्रियों के विरोधाभासी भाषणों के स्पष्टीकरण में निकल जाता है। वे महिला हैं, व्यक्तिगत तौर पर मेरे मन में इनके लिए काफी सम्मान है और मुझे इस बात का बहुत खेद भी है कि मुझे इनके विपक्ष में अविश्वास प्रस्ताव में खड़ा होना पड़ा, परंतु हमारे पास इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं था। इसी के साथ मैं अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद। ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर, विरोध करती हूँ। हमारी सरकार पर आरोप लगाने से पहले विपक्षी साथियों को एक नजर हमारी सरकार की उपलब्धियों पर भी डालनी चाहिए। हमारी सरकार ने इन 2 वर्षों में मील के उन पत्थरों को पार किया है जिन्हें विपक्षी सरकार अपने 1 दशक के शासनकाल में छू तक भी नहीं पाई। आज हम सब जानते हैं कि हमारे देश के समक्ष कुछ समस्याएं मुंह पाए खड़ी है, लेकिन विपक्षी यह क्यों भूल जाते हैं कि इन समस्याओं का बीजारोपण इन्हीं के कार्यकाल में हुआ और इन्हीं के कार्यकाल में इन समस्याओं के अंकुर फूटे। और अब जब हमारी सरकार सत्ता में आई है तो हमें विदेशी ऋण जैसी कई समस्याएं मिली और अब जब हमारी सरकार ने इन समस्याओं से निपटने के लिए दृढ़ संकल्प लिया है तो विपक्ष बेचैन क्यों? महोदया, मैं समझती हूँ कि सदन का बहुमत हमारे साथ है। अंत में मैं इस अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करती हूँ। मिस तन्वी इस अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में। महोदया, हमारे प्रधानमंत्री ने कितनी विदेश यात्राएं की, ना जाने कितनी विदेशी मल्टीनेशनल कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया। भारत ने विकास का नारा जोर शोर से लगाया। अब यहाँ सब कहेंगे कि इन्होंने ठीक ही तो किया, मगर महोदया गौर किया जाए तो लगता है जैसे ये सरकार सिर्फ बड़े बड़े लोगों के लिए ही बनी है। गरीब आदमी कैसे रहता है, कैसे जीता है? क्या उसे 2 वक्त की रोटी भी नसीब हो पाती है? क्या उसके बच्चे स्कूल जा पाते हैं? इन तमाम बातों की चिंता इस सरकार को बिल्कुल भी नहीं है महोदया। हाँ, ये सब मल्टीनेशनल कंपनियों को आमंत्रित करके विकास के नारे जरूर लगाते हैं। अरे एक दिन, सिर्फ एक दिन किसी गरीब के साथ रहकर देखिए, आप सबको तब जाकर एहसास होगा कि देश की क्या स्थिति है। इसी के साथ मैं इस अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करती हूँ। धन्यवाद। अविश्वास प्रस्ताव का सम्मान करती हूँ, पर ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार गरीबों को अनदेखा करती है। हमारी सरकार ने ऐसी योजनाएं बनाई हैं जो देश के सभी वर्गों के लिए उपयोगी है। हमने प्रधानमंत्री जन धन योजना लागू की है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सड़क सुरक्षा योजना, आयुष्मान योजना आदि योजनाएं। महोदया, मैं विपक्षी साथी से कहना चाहूंगी कि वे गरीबी रेखा के नीचे के लोगों के पास चले जाएं, उनके घरों में जाएं, उन्हें हमारी योजनाओं की सही जानकारी मिल जाएगी।
साथी ने अभी कहा कि प्रधानमंत्री ने विदेशी निवेशकों को आमंत्रित किया। अरे यह तो बड़ा ही सराहनीय काम है। किसी भी अर्थशास्त्री से मिलिए, वह बता देगा कि वैश्वीकरण के इस दौर में विदेशी निवेश जरूरी है। यह देश में रोजगार के अवसर बढ़ाता है। महोदया, मैं विपक्षी साथी से यह भी पूछना चाहूंगी कि वैश्वीकरण की शुरुआत तो उन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। पिछले 10 वर्षों में कितना विदेशी आयात बढ़ा, कितनी पूंजी आई, कितनी खुशहाली आई, उसका सही हिसाब रखा करे। झूठी बातें करके सरकार के खिलाफ झूठ का प्रचार ना करें। महोदया, मेरा विपक्षी साथी से यह अनुरोध है कि हमें मिलकर देश के विकास के बारे में सोचना होगा। इसी के साथ मैं अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करती हूँ। धन्यवाद। हमारे देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो हालात है वे कल्पना से बाहर है। हर 3 मिनट पर देश के किसी न किसी कोने में किसी न किसी महिला के साथ शारीरिक व मानसिक हिंसा होती है। हालात तो यह है कि भारत को दुनिया की रेप कैपिटल कहा जाने लगा है। हालात इतने खतरनाक है कि लड़कियों का घर से बाहर तक निकलना असुरक्षित होता जा रहा है। महोदया, महिलाओं ने पिछले 75 वर्षों में जितनी तरक्की की थी, इस सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी महिलाओं को पीछे खींचने में। हर जगह महिलाओं की इज्जत की नीलामी हो रही है। महिलाओं को सुरक्षा ना दे पाना काफी है इस सरकार को इस्तीफा देने के लिए। मैं सरकार के प्रति अविश्वास प्रकट करती हूँ और तत्काल इस्तीफे की मांग करती हूँ। सदन का ध्यान देश में बढ़ रही बेरोजगारी की तरफ आकर्षित करना चाहती हूँ। यह कितने दुख की बात है कि भारत की बेरोजगारी अपने उच्चतम स्तर पर है। मई 2024 में भारत की बेरोजगारी दर 7% थी, जो जून 2024 तक आते आते 9% हो चुकी है। भारत में युवाओं के बीच बेरोजगारी दर का अनुपात कहीं ज्यादा हो चुका है। द इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में युवाओं के बीच बेरोजगारी दर 30% तक बढ़ चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन रिपोर्ट हमें बताती है कि हाई स्कूल या उससे ज्यादा पढ़े लिखे युवाओं के बीच बेरोजगारी दर का अनुपात कहीं ज्यादा है। हालात तो यह है मैडम कि चपरासी के पद की परीक्षा के लिए भी MA या PhD होल्डर वाले खड़े हो जाते हैं। होमगार्ड की भर्ती के लिए इतने युवा पहुंच जाते हैं कि पुलिस को लाठीचार्ज तक कर देनी पड़ती है। महोदय, नौजवान कितनी उम्मीदों से, कितनी मेहनत से, कितना पैसा खर्च करके अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं और उसके बाद वही युवा नाउम्मीदी का जीवन जीते हैं। मैं मांग करती हूँ महोदया, मैं मांग करती हूँ ये सरकार पहले बेरोजगारी पर श्वेत पत्र लाए और उसके बाद तत्काल इस्तीफा दे। ये सरकार इस्तीफा दे। ये सरकार इस्तीफा दे। ये सरकार इस्तीफा दे। ये सरकार इस्तीफा दे। ऑनरेबल फाइनेंस, मैं अपने प्रिय मित्र की बेरोजगारी के प्रति चिंता का सम्मान करती हूँ। मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि वे भी पिछली सरकार में वित्त मंत्री रह चुकी है। मुझे दुख के साथ उन्हें बताना पड़ रहा है कि जिस जर्जर हालात में देश की अर्थव्यवस्था उन्होंने हमें सौंपी थी, उसे पटरी पर लाने में समय तो लगेगा ही। उन्हें इतनी बेचैनी क्यों? क्या वे अपना समय भूल गए जब देश में 10 दिनों में 8 बेरोजगारों ने आत्महत्या की थी? महोदया, मैं अपने विपक्षी साथी से यह कहना चाहती हूँ कि सिर्फ हमारे देश की अर्थव्यवस्था मंदी का शिकार नहीं है, बल्कि हम वैश्विक मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। जहाँ तक बेरोजगारी को कम करने का सवाल है, हम लगातार काम के नए क्षेत्रों का विस्तार कर रहे हैं। कम पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार देने के लिए मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया जैसी योजना बेहद ही उपयोगी है। इससे नौजवानों को नए अवसर मिल रहे हैं। छोटे उत्पादकों एवं निर्यातकों के लिए निर्मित योजना लाई गई है और कोविड काल में हुए नुकसान को पूरा करने के लिए PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम हमारी सरकार ने शुरू की थी।
प्लान, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी जैसी योजनाएं अर्थव्यवस्था को उछाल देने के लिए काफी है। मेरा विपक्षी साथियों से अनुरोध है कि संसद में सरकार को घेरने के बजाय संसद के बाहर जाए और देखें कि इन योजनाओं का जनता पर कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। वास्तव में ये योजनाएं देश को विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाने के लिए काफी है और यही कारण है कि विपक्षी को बेचैनी हो रही है। अंत में मैं इस अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करती हूँ। ऑनरेबल ऑपोजिशन लीडर, बेंच पर बैठे मेरे मित्रों की योग्यता का मैं भी कायल हूँ। लच्छेदार भाषणों और भारी भरकम शब्दों के इस्तेमाल में ना जाने मेरे मित्रों को कौन सी महारत हासिल है और हमारी प्रधानमंत्री जी महोदया इनकी वाक पटुता ने तो मुझे मोह लिया है। भला इनका कोई ऐसा भाषण है जो बिना किसी कविता या मुहावरे के पूरा होता हो? मुझे आज भी पूर्ण विश्वास है कि इनका भाषण वीर और करुणा रस से सराबोर होगा। But I would like to say this might be the quality of a prime minister, but not the qualification to run the nation. Honorable Speaker, Madam, this House has lost confidence in this government because it has not produced any concrete evidence of development, nor has it touched the pulse nation is suffering from. क्या किसी भूखे व्यक्ति को रोटी पर भाषण सुना देने से उसकी भूख मिट जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं महोदया। क्या ये सरकार दो मीठे बोल के दम पर पूरे राष्ट्र को बेवकूफ बनाना चाहती है? बताए कोई, ये सरकार जनता को विश्वास क्यों नहीं दिला पा रही कि संकट की घड़ी में वे अकेले नहीं है? महोदया, अभी मेरी एक विपक्षी साथी ने मील के पत्थरों की बात की थी। मील के पत्थर बहुत अच्छा मुहावरा है महोदया, लेकिन यह तो बता देते कौन से मील के पत्थर? हाँ, कुछ है तो मेरे पास यह लंबी लिस्ट उन पत्थरों की जो इन्होंने शिलान्यासों के नाम पर खुदवाए हैं। लेकिन महोदया, आज तक वहां एक ईंट पत्थर तक का निर्माण न हो सका। बड़ी विचित्र बात है कि ऐसे समय में भी ये सरकार विकास, जी हाँ, विकास के नारे लगा रही है। Honorable Speaker, Madam, in this government, the public sector has become a liability. इन्होंने पब्लिक सेक्टर को तो लायबिलिटी बना ही रखा था, जनता को भी लायबिलिटी बना दिया है महोदया। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा, लेकिन यहाँ बैठे एक एक व्यक्ति को बता दूं कि मैं प्रश्न करता रहूंगा, मैं तर्क करता रहूंगा, पर अपने इस भारत देश को लूटने नहीं दूंगा। इसी के साथ मैं इस अविश्वास प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करता हूं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, अविश्वास प्रस्ताव पर हो रही बहस को मैंने बड़े ही ध्यान से सुना है, परंतु अविश्वास प्रस्ताव पर दिए गए कारणों को समझने में मैं असमर्थ हूं। मैं नहीं समझ पाई कि विपक्ष की पीड़ा क्या है। क्या विपक्ष की पीड़ा यह है कि मैं एक अच्छी वक्ता हूं और लोगों तक मेरी बात पहुंच जाती है और लोग मेरी बात मान भी लेते हैं, या विपक्ष की पीड़ा
पीड़ा यह है कि हमारी सरकार का रुतबा पूरे विश्व में बहुत ऊंचा है, या फिर विपक्ष की पीड़ा यह है कि हमारी सरकार सूखे और बाढ़ से बहुत अच्छी तरह से निपट पाई है और सरकार को घेरने की विपक्ष की सभी योजनाओं पर पानी फिर चुका है। महोदय, मेरा विपक्षी साथियों से निवेदन है कि वे बस एक बार सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं पर जरा गौर करें, जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना आदि योजनाओं को आज पूरा भारतवर्ष जानता है। हमारी सरकार ने पूरे भारत में सफाई की एक नई लहर को पैदा किया है। आज हर एक व्यक्ति सफाई के प्रति जागरूक है। क्या आज से पहले किसी भी सरकार ने सफाई के बारे में सोचा था? नो। अभी हमारी महिला मित्र ने महिलाओं की सुरक्षा, बढ़ती हिंसा और रेप की घटनाओं के बारे में उल्लेख किया। एक महिला होने के नाते मैं भी आहत हूँ और उतनी ही पीड़ा महसूस करती हूँ जितना कि वे, बल्कि कई बार तो मुझे असहाय महसूस होता है। परंतु मैं ये बताना चाहती हूँ कि महिलाओं की सुरक्षा केवल और केवल केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। राज्य सरकारें अपने गिरेबान में जरा झांक कर देखिए। वे आपराधिक तत्वों को प्रोटेक्ट करती है और उन्हें ही चुनाव में टिकट देती है। महिलाओं पर बढ़ती हिंसा और रेप की घटनाएं तभी रुकेगी जब ये राज्य सरकारें हमारी सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मुस्तैदी से लागू करेगी और पुरुषों की हिंसक मानसिकता और समाज के पितृसत्तात्मक विचारों को बदलने के लिए रचनात्मक तरीके से काम करेगी। महिलाएं देश की आधी आबादी है और उन्हें सुरक्षा देना केवल और केवल केंद्र सरकार की ही नहीं बल्कि राज्य सरकारों की भी बराबर की जिम्मेदारी है। महोदय, मेरा उद्देश्य विपक्षी साथियों के संवैधानिक अधिकारों पर उंगली उठाना नहीं है, परंतु वे इतना गैर जिम्मेदार रवैया अपनाएंगे इसकी भी उम्मीद नहीं थी। मैं वर्षों से प्रतिपक्ष के पद पर बैठी हूँ, कई सारी विश्वास और अविश्वास की बहसों में हिस्सा लिया है, परंतु मेरा इस प्रकार के अविश्वास प्रस्ताव से तो कभी सामना नहीं हुआ। अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करते लेकिन हर युग में विश्वामित्र और द्रोण को ही चुप्पी साधनी पड़ती है। महोदय, आज हमारी सरकार का विरोध के लिए ही हो रहा है और यहाँ बाढ़ है, केवल और केवल शब्दों के बाण। परंतु मुझे यकीन है कि इन बाधाओं के बावजूद भी हमारी सरकार कर्तव्य पथ पर यूं ही आगे बढ़ती चली जाएगी। हार नहीं मानेंगे, राह नहीं मानेंगे, हार नहीं मानेंगे, राह नहीं मानेंगे। काल के कपाल पर लिखने पढ़ने की इच्छाओं को ये छोटी मोटी बाधाएं रोके ना रोक पाएगी। माँ भारती की वंदना के लिए मैं गीतों की रचना विकास के रूप में करती हूँ और यूं ही करती रहूंगी। महोदय, हम चुई मुई के पेड़ नहीं जो छूते ही मुरझा जाएंगे। धन्यवाद महोदय, मुझे सिर्फ इतना ही कहना था। प्रश्न यह है, यह सदन मंत्री परिषद में अपने विश्वास का अभाव प्रकट करता है। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें और जो इसके विपक्ष में है वे कृपया ना कहें। नो। हाँ। मैं समझती हूँ कि ना का बहुमत है, ना का बहुमत है, ना का बहुमत है। Now the house is adjourned till tomorrow 11:30 a.m.
भावनाओं को समझने का हमारे बच्चों का यह छोटा सा प्रयास आप सभी को पसंद आया होगा। अब मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए हमारे मुख्य अतिथि श्री सुरेश कश्यप जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो आए, अपने विचार प्रकट करें और आशीर्वचन दें। आज इस युवा संसद के अवसर पर यहाँ आया श्री रेहान जी, आर्मी पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य सुश्री भारद्वाज जी और इस विद्यालय के सभी अध्यापकगण, अध्यक्ष महोदया, प्रधानमंत्री जी, सभी मंत्रीगण, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, सभी युवा सांसदगण, और मुझे इस बात की भी खुशी है कि शिमला के सांसद भी यहाँ हमारे मध्य हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा सभी जितने भी हमारे युवा सांसद हैं, सभी हमारे मंत्रीगण हैं, हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन, डिप्टी स्पीकर, सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत अच्छे ढंग से इस संसद की कार्रवाई, युवा संसद की कार्रवाई जो आज मुझे देखने को मिली, निश्चित रूप से बहुत अच्छी तैयारी आपने की है। स्पीकर महोदया ने बहुत अच्छा संचालन किया है और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सच में पार्लियामेंट के अंदर हूँ, संसद के अंदर हूँ। प्रश्नकाल हो या फिर कॉल अटेंशन मोशन हो या जिस प्रकार से हमारे अपोजिशन के साथियों ने प्रश्न पूछे, और प्रश्न भी वो सारे प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे, चाहे एग्रीकल्चर की बात हो, एजुकेशन की बात हो, अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो, एनवायरनमेंट की बात हो, प्याज का मुद्दा, और जो बिल पेश हुआ और यहां तक कि शोक प्रस्ताव भी आया। बहुत बधाई मैं देना चाहूंगा सभी हमारे जितने युवा सांसद हमारे हैं, और विशेष रूप से प्रधानाचार्य महोदय तिवारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने और मैडम ने बताया, प्रिंसिपल साहब ने बताया कि मैडम ने तैयारियां करवाई है। मैं समझता हूँ बहुत बढ़िया तैयारी आपने की, आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज हमारे लिए ये खुशी की बात है, बच्चों का जो मैं कॉन्फिडेंस लेवल देख रहा हूं, जिस प्रकार से अपनी बात को यहाँ पर एक युवा सांसद के रूप में रख रहे थे, निश्चित रूप से मैं इस बात को कह सकता हूं कि आने वाले समय में जिस मेहनत के साथ, जिस लगन के साथ आप लगे हैं, आपका भविष्य उज्जवल है। आज यहां जो इस बहुत खुशी की बात है, इनका कॉन्फिडेंस लेवल देखने को मिला है। सभी अध्यापक और बच्चों का भविष्य उज्जवल करने में अपना भरपूर योगदान दे रहे हैं। आज हम जानते हैं कि हमारा देश तो युवाओं का देश है। 140 करोड़ लोग जिनकी उम्र 35 से 45 वर्ष के बीच में है, और देश का जो भविष्य है वो आपके हाथों में है, इस युवा पीढ़ी के हाथों में है। आने वाले समय में देश को जो सपना हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा है
कि 2047 में इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, मैं समझता हूं उसमें आप सबकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। आज हम देखते हैं हमारे जो युवा पीढ़ी है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनका लक्ष्य ये होता है कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन राजनेता कोई बनना नहीं चाहता, पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहता। मेरा सभी बच्चों से आग्रह रहेगा कि राजनीति में भी अच्छे लोगों की आवश्यकता है, इस देश को अच्छे नेताओं की आवश्यकता है, और जहां विभिन्न क्षेत्रों में हम जाते हैं वहीं राजनीति के क्षेत्र में भी आपका योगदान हो, ऐसा मैं आपसे भी आह्वान करना चाहूंगा। देश को एक नई दिशा, एक विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, दुनिया की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं, और उसमें प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है कि वो अपनी भूमिका तय करे और अपना योगदान दे, और उसमें आप सबका भी महत्वपूर्ण योगदान हो, ऐसा मैं आपसे निवेदन करता हूं। बाकी मुझे कोई बहुत ज्यादा बात करने मैं नहीं चाहता। मैं आभारी हूं प्रधानाचार्य महोदय का, सभी यहाँ जितने भी अध्यापक हैं, हमारे मेहमान, आपने मुझे यहाँ इस युवा संसद में आने का मौका दिया, और निश्चित रूप से मुझे बहुत खुशी हुई है, और जो परफॉर्मेंस बच्चों ने दिया उसको देखकर बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मैं दूसरी बार सांसद बना हूं और उससे पहले विधायक रहा हूं, और शुरुआत में मैं पंचायत समिति का सदस्य बना था। तो मैंने पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तीनों स्तर के ऊपर मुझे काम करने का मौका मिला। पंचायत स्तर के ऊपर भी काम करने का मौका मिला, विधानसभा स्तर के ऊपर भी काम करने का मौका मिला, और अब संसद के अंदर भी काम करने का मौका मिला। तो आज मुझे बहुत खुशी हुई है, और मैं फिर से इस कार्यक्रम के लिए जहां प्रधानाचार्य उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं, सभी बच्चों को भी बधाई देता हूं, और धन्यवाद भी करता हूं कि मुझे इस अवसर पर आने का आपने मौका दिया। हमारे जजेस, इनका भी धन्यवाद करता हूं। बहुत लंबी बात न करते हुए मैं फिर से आप लोगों का आभार प्रकट करते हुए और आपको इस बात के लिए बधाई देते हुए कि एक शानदार प्रस्तुति और एक शानदार परफॉर्मेंस बच्चों की यहाँ पर रही है। बहुत अच्छी तैयारी के साथ बच्चों ने अपनी बात को रखा, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रखा है। मैं फिर से बहुत बहुत बधाई देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जो अपनी जीवन यात्रा बताई, मुझे उम्मीद है कि हमारे युवा सांसद उससे प्रेरित होंगे, और आपने युवा सांसदों से जो उम्मीद व्यक्त की है, मुझे भी उम्मीद है कि हमारे युवा सांसद देश की जरूरत को समझेंगे, देश की राजनीतिक हालात को समझेंगे, विभिन्न सामाजिक मुद्दों को समझेंगे, और एक बेहतर नागरिक और भविष्य में हो सकेगा एक अच्छा सांसद या राजनीतिक कार्यकर्ता बनने का प्रयास करेंगे। अब मैं प्राचार्य महोदय से निवेदन करती हूँ कि वो हमारे मुख्य अतिथि को हिमाचली टोपी पहना करके सम्मानित करें। हमारे प्रिंसिपल सर को हिमाचली टोपी पहनाकर सम्मानित करना आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्माननीय श्री सुरेश कश्यप जी, माननीय सांसद शिमला क्षेत्र, डॉक्टर
और हमारे बड़े अजीज श्री राजेश त्रेहान जी, प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कपोटा, मैडम दिव्या भारद्वाज, प्रिंसिपल आर्मी स्कूल नाहन। सर, आप लोगों की उपस्थिति से ये प्रोग्राम जो है इसमें 4 चांद लगे। वास्तव में जो है बच्चों को जो मोटिवेशन और जो प्रेरणा मिली है उसको शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। और मैं आप सभी का, विशेषकर माननीय सांसद महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप इतना व्यस्त समय, मुझे पता है कि जब मैं सर से मिलने गया था तो मुझे लगता है हम 10 या 15 मिनट वहाँ बैठे थे। उस 10-15 मिनट में शायद ही सर का फोन जो है बंद रहा हो। लगातार फोन, दुनिया भर की मीटिंगें, कई तरह के प्रोग्राम्स होते हैं। तो वास्तव में सर ये आपका प्रेम है और आपके द्वारा बच्चों को जो आशीर्वाद दिया गया, उस आशीर्वाद को ये बच्चे हमेशा याद रखेंगे। और निश्चित रूप से क्योंकि ये सब बच्चे हिमालय सिरमौर जिले के रहने वाले हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय में ये जो है भविष्य के जो है MP, MLA और या किसी पद पे जो है जरूर जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे तमाम सभी साथी, शिक्षकगण, मेरा पूरा स्टाफ और विशेष रूप से ये बच्चे बेचारे जो है मुझे याद है कि पिछले कई दिनों से ये 2-2 घंटे, 3-3 घंटे पूरी तैयारी आप कर रहे थे और वास्तव में आपने जो प्रदर्शन किया है और उसका रिजल्ट तो खैर बाद में आएगा, लेकिन हमारे लिए आप अभी से विनर हो। तो एक बार सभी का जो है बहुत बहुत धन्यवाद और माननीय जो हमारे जजेस हैं, विशेष रूप से उनका धन्यवाद कि आपने समय निकाला। और इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ ये कार्यक्रम समाप्त होता है। जो युवा सांसद के विद्यार्थी हैं वो यहीं बैठे रहेंगे। कक्षा 10वीं के विद्यार्थी तथा मिस्टर दीपक, मिस्टर शिव कुमार और मिस्टर कैलाश यहीं रहेंगे। के लिए खड़े हो जाएं।